14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया था। इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लेना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है। इस कार्यक्रम के स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर इंदिरा सारंगथम, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय इम्फाल से अनुरोध करता हूं कि वे सभी आगंतुकों का स्वागत करें। सुप्रभात सभी को मेरी ओर से प्रणाम। श्री पीपी पारिक जी, सहायक मुख्य तकनीक अधिकारी, केंद्र सुस बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान, जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता है, जो हिंदी के बारे में हम सभी को बताएंगे, और सारे अध्यापक, अधिकारी, स्टूडेंट्स और सज्जनों को सभी को कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल आज 14 सितंबर 2020 को इस हिंदी दिवस पालन में स्वागत करती हूँ। ऐसा है कि आप सभी को पता है कि सितंबर 14 को 1949 के संविधान सभा में हिंदी का राजभाषा का दर्ज प्रदान किया था, और तभी से ही इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है। महाविद्यालय में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष में 14 सितंबर को समारोह पूर्वक हिंदी दिवस मनाने का निर्णय किया है। मैं सभी को निवेदन करती हूँ कि हम हिंदी सप्ताह मनाने जा रहे हैं, जिसमें सभी को इस कार्यक्रम को विभिन्न में 16 और 16 को हिंदी के लिए कंपटीशन, 16 और 18 को हिंदी के लिए कंपटीशन होंगे, जिसमें सभी कर्मचारी भाग लेंगे, और इसमें इस कंपटीशन के द्वारा प्राइजेस विल बी प्राइजेस, प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज रहेंगे। और मैं सभी को एक शुभकामनाएं देती हूँ कि इस हिंदी दिवस पालन में हम लोग सब साथ मिल के इस हिंदी दिवस पालन को मनाया जाए। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद मैडम स्वागत के लिए। अब मैं हिंदी के बारे में कुछ बोलना होगा, जो उन्होंने इसके बारे में लिखा है। बाल गंगाधर तिलक, मैं उन लोगों से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और ये आपको मैं और भी बताना चाहता हूँ कि आज चाइना इतना आगे बढ़ा है, तो उसके लोकल भाषा की वजह से आज इतना आगे बढ़ गया है। अगर आपने भी 70 साल पहले राष्ट्रभाषा करते तो आज और भी आगे बढ़ जाते। डॉक्टर फादर काबिल बुरके ने लिखा है कि संस्कृत माँ है, हिंदी गृहिणी है और अंग्रेजी नौकरानी है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री पीपी पारिक जी, जो सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी केंद्रीय सुस बागवानी संस्थान बीकानेर से हैं, वह हिंदी में राजभाषा नीति, अधिनियम, नियम, दिशा निर्देश पर भाषण देंगे। इससे पहले आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि
श्री पीपी पारेख जी, जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर से मरु बागवानी एक पत्रिका निकलती है जो आईसीआर से 2 बार पुरस्कृत हो चुकी है और इसी साल 2020 में उनको पुरस्कार मिला है। उसका मेन श्रेय श्री पीपी पारेख जी को जाता है और इनकी योग्यता स्नातकोत्तर हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में है और तेलुगु भाषा में इन्होंने डिप्लोमा लिया है और इन्होंने 48 साहित्यिक और तकनीकी लेख लिख चुके हैं। इनको राजस्थान स्तर पर कविता प्रतियोगिता में श्रेष्ठ पुरस्कार मिल चुका है और मांडा रेल प्रबंधक बीकानेर की राजभाषा पत्रिका के संपादक मंडल के रूप में सदस्य हैं और बहुत कुछ कार्य इन्होंने किए हैं, परंतु समय को देखते हुए मैं श्री पीपी पारेख जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना भाषण देवें। धन्यवाद डॉक्टर श्रवण एम हल्दर। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा जी, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय इरोई सेम्बा, डॉक्टर श्रवण एम हल्दर, हिंदी राजभाषा अधिकारी एवं सह प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय इरोई सेम्बा, और सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज बहुत ही शुभ दिन है। हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हिंदी का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं और 14 सितंबर, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा संवैधानिक रूप से दिया गया था। वैसे तो हिंदी हमारे जो जन आंदोलन था, अपने आज़ादी का जन आंदोलन, उसमें हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में और एक प्रथम भाषा के रूप में बोली जाती थी। चाहे आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाएं या फिर इम्फाल से आप राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर तक आ जाएं, पूरे भारत में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में उस समय भी जानी जाती थी जब हम आज़ादी का आंदोलन कर रहे थे, और इस समय भी ये एक सबसे बड़ी संपर्क भाषा के रूप में विद्यमान है। और आज संपर्क भाषा के साथ साथ इसको राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है, जो इसकी व्यापकता और इसकी सर्वपरिचारिकता के कारण ही संभव है। 1949 में जब इसको राजभाषा का दर्जा दिया तो इसका जो प्रस्ताव जब पारित करते हैं, वो प्रस्ताव एक सुदूर साउथ के, दक्षिण के एक बहुत बड़े जो हमारे आंदोलन के नेता भी थे, उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था। तो हिंदी की जो पॉपुलरिटी है, हिंदी की जो लोकप्रियता है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका राजभाषा के लिए जो प्रस्ताव था वो हमारे दक्षिण भारत की तरफ से रखा गया था। और 14 सितंबर के दिन हमें इसको राजभाषा का दर्जा दे करके, और 14 सितंबर 49 से हमने हिंदी दिवस मनाना आरंभ नहीं किया था। हमने हिंदी दिवस मनाना आरंभ किया 1953 से, यानी 1953 से इसको हमने हिंदी दिवस के रूप में अपनाना आरंभ किया। वो क्यों किया? क्योंकि इसका दर्जा तो मिल चुका था 1949 में ही, लेकिन 53 तक क्यों आए, हमें 4 साल क्यों लग गए इसके लिए? तो इसके लिए एक राष्ट्र भाषा प्रचारिणी एक समिति थी महाराष्ट्र में, वर्धा में। उस समिति के अथक प्रयास से ये संभव हुआ, और उस समिति के जो उस समय के जो अध्यक्ष थे श्रीमान राजेंद्र सिन्हा जी, उनका उस दिन 50वां जन्मदिन भी पड़ता था।
और 1953 से हमने इसका ये हिंदी दिवस मनाना उस दिन से भारत सरकार ने इसको आरंभ किया और तब से लेकर आज तक हम इसको 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आए हैं। जैसा कि मेरे आज भाषण का शीर्षक है, मैं आपको ये बताऊंगा कि राजभाषा का जो इसको दर्जा दिया गया है वो हम क्यों इसको हम राजभाषा के रूप में हम स्वीकार करते हैं। इसके लिए जब ये प्रस्ताव आया राजभाषा संविधान सभा के सामने, तो उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बोला, जब हिंदी का एक दो लोगों ने विरोध भी किया, ऐसी बात नहीं है कि इसको सभी ने एक तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि इसका प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति दक्षिण भारत से थे। तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदी के जरिए प्रांतीय भाषाओं को दबाना नहीं चाहता हूं, किंतु उनके साथ हिंदी को भी मिला देना चाहता हूं। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन उस समय था कि राजभाषा का दर्जा देते समय हम सबके मनों में हिंदी को लेकर किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं हो और इसी को लेकर आगे हम बढ़े। इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि हमारी प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है और देवनागरी लिपि हम लगभग भारत की सभी भाषाओं में थोड़ा थोड़ा इसका योगदान है ब्राह्मी लिपि का। इसलिए ये देवनागरी लिपि एक सर्वसम्मति से चुनी गई और हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में एक दर्जा प्राप्त किया गया। क्यों कि हिंदी एक सक्षम, समर्थ और उदारशील भाषा है। यह एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके अधिकतर नियम अपवाद विहीन है। अपवाद विहीन का मतलब है कि हम अधिकतर अंग्रेजी के जिन शब्दों का उदाहरण देते हैं, PUT पुट, BUT बुट नहीं बोलते, हम इसको बट बोलते हैं, तो ऐसा संभव हिंदी में कदापि नहीं है। हिंदी भाषा अगर जैसा इसकी बहुत बड़ी विशेषता है जो विश्व की बहुत ही कम भाषाओं में है, ये विशेषता कि ये जैसा इसको हम बोलते हैं वैसा ही इसको लिखा जाता है। तो भारतीय संस्कृति की सबल समवायिका होने के नाते हिंदी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। यह सच्चे अर्थों में विश्व भाषा बनने की योग्यता रखती है। विश्व भाषा बनने की योग्यता में अभी कुछ समय पहले अमेरिका में, वैसे तो अमेरिका के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में ये हिंदी एक सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, लेकिन इसको पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। और न्यूयॉर्क में ऐसा जो वहाँ के जो है अमेरिका वासी, वो हिंदी कोई नहीं लेता। अभी एक बच्चे ने पिछले 2-3 महीने पहले अपना जो विषय है उन्होंने वहाँ हिंदी चुना और हिंदी से वो वहाँ MA कर रहे हैं। तो ये एक अखबारों के शीर्षक की भाषा बन गई थी। हिंदी के लिए जैसा मैंने बोला, ये फोनेटिक, इसकी लिपि जो है वो फोनेटिक है, ध्वन्यात्मक है। क्यों कि ये जैसा बोले जाती है वैसे ही लिखी जाती है। इसके उच्चारण एवं स्पष्टता की दृष्टि से व्यवस्थित और वैज्ञानिक लिपि है। आप अगर किसी कभी आगरा घूमने के लिए आए तो आगरा में एक हिंदी का एक म्यूजियम बना हुआ है। आप वहाँ जाइए और वहाँ बहुत सारे ये हमारे जो हिंदी के जो व्यंजन है, स्वर और व्यंजन, हिंदी अक्षर माला में 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। तो उन स्वर और व्यंजनों के वहाँ आकृतियाँ बनी हुई हैं और उसमें आप आवाज़ फूंकेंगे, जब फूंक मारेंगे तो वैसी ही आवाज़ आपको सुनाई देगी। जैसे कै में फूंक मारेंगे तो क ऐसे सुनाई देगी। इस तरह से एक म्यूजियम उन्होंने वहाँ बना रखा है, जो जब कभी भी अब आप अगली बार आगरा जाएं
वो जरूर देखने जाएं। हिंदी के लिए प्रयोग की जाने वाली देवनागरी लिपि प्राचीन लिपि ब्राह्मी से विकसित हुई है, मैंने बताया आपको, और यह दूसरी भारतीय लिपियों से जैसे गुजराती। आरिफ जी, हाँ जी, एक रिक्वेस्ट, वो पावर पॉइंट स्टार्ट करना चाह रहे हो क्या? हाँ हाँ तो वो स्टार्ट कर दो एक बार। हाँ, मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, आप उसको जोड़ लो। उसको शेयर कीजिए, वहां से शेयर कीजिए। अच्छा, दोबारा शेयर करूँ? हाँ शेयर। हाँ, जो ग्रीन आ रहा है ना नीचे शेयर स्क्रीन, वो कर दो। हाँ, हाँ आ रहा है, आ रहा है। हमको रियल जूस ले दो ना। हो गया? नहीं अभी तो आपका डेस्कटॉप आ गया, आप उस पर क्लिक कीजिए जो आपके सही है। हाँ अब इसको फुल आ गया, अब इस पे जाओ फुल। हाँ अब ठीक है, अब स्टार्ट। तो जो ये लिपि है उसके बारे में अभी मैं बता रहा था, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, लाओस, कंबोडिया, मंगोलिया, थाईलैंड, इन सब की लिपियां भी देवनागरी लिपि जैसी ही है। अगर आप कभी इधर इन देशों में कभी कोई गए हैं तो आप देखिए कि वहाँ इसी तरह से जो देवनागरी लिपि है वो आदि की आदि हमारी हिंदी की तरह लिखी जाती है वहाँ। ये सारे देश वो देश हैं जिनको मैंने बताया। तो अगर बहुत सारे शब्द आप वहाँ जाओगे आप समझ जाओगे, आप पूछोगे कि ये आप क्या बोले तो वो वैसे की वैसे ही शब्द हैं जो हमारे हिंदी में बोले जाते हैं। राजभाषा अधिनियम, नियम और जो दिशा निर्देश है राजभाषा विभाग की तरफ से, मैं उनको लेकर आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ। संविधान में हमारा जो संवैधानिक दायित्व हम क्यों बताते हैं हिंदी को लेकर के, क्योंकि संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और किसी ने, आप में से अगर किसी ने संविधान का जो प्रारूप देखा है, संविधान को देखा है, वो आप उसमें अब की बार देखें तो देखिएगा कि 17वें भाग में अनुच्छेद नंबर 343 1 से लगा करके और 351-52 तक में हिंदी के बारे में पूरी चीजें उसमें बता रखी हैं। और हम उन्हीं जो प्रावधान है उनको लेकर के ही हम हिंदी को हम ये केंद्र सरकार की नीति के अनुसार आगे बढ़ाते रहते हैं। इसका प्रयोग बढ़ाने के लिए ये सब कुछ संविधान में दे रखा है, इसलिए हमारा ये हिंदी को बढ़ावा देना हमारा संवैधानिक दायित्व है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में ये एक संवैधानिक दायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में राजभाषा के बारे में बताया है और 343(3) में ये अंग्रेजी का जो हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, उस अंग्रेजी को एकदम से हमने हटाया नहीं। हमने कहा कि अगले 15 साल तक वो हिंदी को स्थापित करेगी और फिर हम अंग्रेजी को धीरे 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 इसको अलग कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं हो पाया और हम हिंदी को स्थापित तो कर रहे हैं लेकिन अंग्रेजी अभी भी हमारे साथ में है। हमें संविधान का अनुच्छेद 345 क्या कहता है? 345 कहता है कि राज्यों की विधानसभाएं राजभाषा के समस्त अथवा किसी भी शासकीय प्रयोजनार्थ राज्य में प्रचलित किसी एक अथवा एक से अधिक भाषाओं को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। जैसे आपके वहाँ इम्फाल में वहाँ की भाषा चलती है, अगर आप इधर आसाम में आसाम की भाषा है, बंगाल में बंगाल की भाषा है, तो वो उनकी प्रथम भाषा है और दूसरी भाषा के रूप में उनको हिंदी को मानना है। तीसरी भाषा वो कुछ भी मान सकते हैं, चाहे अंग्रेजी को माने, लेकिन दूसरी भाषा को उनको हिंदी मानना है। ये संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है। फिर संविधान के अनुच्छेद 351 में ये उसका जो आज हम कर रहे हैं, हिंदी दिवस मना रहे हैं या बहुत सारे प्रतियोगिता करेंगे, तो ये क्यों करेंगे? क्योंकि संविधान के 351वें अनुच्छेद में लिखा हुआ है
कि संघ का एक कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं के रूप में शैली व पदों को अपनाते हुए तथा उनके शब्दों को ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा को समृद्ध किया जाए। यानी हिंदी भाषा को हम हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो राज्य की भाषाएं हैं, उनको साथ में लेते हुए आगे बढ़े। हिंदी उनको छोड़ नहीं रही है, उनको साथ में लेते हुए आगे बढ़ने की बात इसमें कही गई है। अब 1963 में जो 15 वर्ष की जो अवधि थी अंग्रेजी को साथ रखने की, वो समाप्त हुई तो बहुत सारे लोगों ने फिर विरोध किया कि हम पे अंग्रेजी थोपी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। अंग्रेजी को इन्होंने अगले 15 वर्षों तक फिर इसके साथ में लगा दिया और धारा 3(1) संविधान का जो धारा 3(1) है, 63 में पारित जो राजभाषा अधिनियम है, उसको धारा 3(1) के अनुसार उसको अगले 15 वर्षों तक और बढ़ा दिया और फिर इसमें कई सारे और प्रावधान जोड़े। और धारा 3(3)(1) बहुत ही महत्वपूर्ण धारा जो राजभाषा अधिनियम है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण धारा है जो 1963 में जोड़ी गई थी। उसमें ये आदेश दिया कि कुछ चीजें इस तरह की है जो संकल्प है या जनरल ऑर्डर्स होते हैं कहीं के, या छोटे मोटे कहीं के रूल्स हैं, नियम हैं, और नोटिफिकेशन है, अधिसूचनाएं हैं, प्रेस विज्ञप्तियां हैं, ये सारी की सारी द्विभाषी रूप में जारी की जाएगी। अब द्विभाषी क्या होगी? द्विभाषी में आपकी पहली भाषा जो है वो होगी आपकी वहां की भाषा। अगर वो भाषा संविधान के अनुच्छेद 8वीं अनुसूची में शामिल है, 19 प्रावधान 343 के अनुसार वो वहां उसमें शामिल है, तो प्रथम भाषा आपकी वो भाषा होगी। और द्वितीय भाषा कौन सी होगी? हिंदी। वहां अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं किया है। अगर आपके वहां अंग्रेजी राजभाषा के रूप में अपनाई गई है कहीं पे, तो अंग्रेजी पहली भाषा होगी और उसके बाद में हिंदी होगी। इस तरह का एक प्रावधान उन्होंने 1963 के धारा 3(3) में रखा। और फिर राजभाषा संकल्प 1968 पारित किया दोनों सदनों के द्वारा। उसमें ये लिखा था कि जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना है, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। यानी हम सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ें। केवल हिंदी सब जगह लागू हो जाए ऐसा नहीं है। तो ये भारत सरकार की नीति रही है, तब भी थी और अभी भी नीति है। फिर ये सभा संकल्प करती है, वो ही कौन सी सभा कि जो 1968 में जो दोनों सदनों की जो संयुक्त सभा थी, उसके अनुसार उन्होंने इसको बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ी। और जो संसद में जो रखे जाने वाले जो प्रस्ताव थे, उनको भी द्विभाषी रूप में रखना वहां रखा गया। और संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 21 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया। और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए। ये उन्होंने 1968 में जो संकल्प पारित किया था, ये उसके प्रावधान मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से, देखिए यहाँ भारत सरकार किसी पे हिंदी थोपने का नहीं कर रही, राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा जो इसमें हिंदी को बढ़ावा देगा। और जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः
कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए। ये 1968 का जो संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ था, ये उसके प्रावधानों को मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा, वही जो मैंने आपको बताया कि जैसे आपके इम्फाल में जो भाषा है, जो वहाँ की राजभाषा है वो, और उसके साथ में हिंदी, और उसमें एक त्रिभाषाओं का एक फार्मूला अपनाया गया। उसमें सबसे पहले हमने वहाँ का जो राजभाषा है, किसी भी राज्य की राजभाषा है, वो पहले, उसके बाद में हिंदी और उसके बाद में अंग्रेजी। ये त्रिभाषाओं का फार्मूला उन राज्यों के लिए अपनाया गया जहाँ अंग्रेजी को पढ़ने और लिखने वाले लोगों की संख्या भी अधिक है। अन्यथा जहाँ नहीं है वहाँ दो भाषाओं का फार्मूला हम अपनाते हैं, जिसमें एक उनकी राजभाषा, आपके जो राज्य है उनकी राजभाषा, और दूसरी भाषा हिंदी। और फिर उसमें काफ़ी संकल्प दिए। उसमें उन्होंने जो संघ सेवा है, यानी जो यूपीएससी जिसको अपन बोलते हैं या एसएससी बोलते हैं, उसमें भी हिंदी के अलावा जो आपकी खुद की भाषाएं हैं उनको आप वहाँ लेकर के और अपना एग्जाम दे सकते हैं, अपना परीक्षा दे सकते हैं। उसके प्रावधान भी 1968 में उन्होंने जोड़े। फिर राजभाषा नियम 1976 में फिर 15 वर्ष की जो उनकी अंग्रेजी को साथ में ले जाने की जो सीमा थी वो समाप्त हुई, और फिर हमने अगले 15 वर्षों के लिए फिर अंग्रेजी को उसी स्थान पर बिठा दिया। इसमें भी उन्होंने कई सारे नियम जोड़े, और उसमें जो नियम था, नियम 5, उसमें हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं। अगर आपके वहाँ भी कोई हिंदी में पत्र आता है, कहीं से भी आए, उसका उत्तर निश्चित रूप से आपको हिंदी में देना है। ये राजभाषा, ये अपने संवैधानिक प्रावधान है, ये राजभाषा नियम है कि जो पत्र अगर आपने हिंदी में प्राप्त किया है उसका उत्तर आपको हिंदी में ही देना है, ये अनिवार्य है। फिर उसमें ये लिख सकता है कि कोई भी व्यक्ति हिंदी में अपनी फाइल पे टिप्पणी कर सकता है, अंग्रेजी भी लिख सकता है, या वहाँ की स्थानीय जो भाषा अगर वो संविधान की 8वीं अनुसूची में है तो वो उसमें भी लिख सकता है। और इसी तरह नियम 8.4 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय को हिंदी विभाग के अंतर्गत अधिसूचित किया जाना चाहिए। आपके वहाँ से भी एक प्रस्ताव पहले गया होगा। आपका जो विभाग है, वो जो मुख्य विभाग है, यानी जो आपका कुलपति कार्यालय है, वो वहाँ से नियम 10.4 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। फिर नियम 9 में कर्मचारियों जो हिंदी में काम करते हैं या जो हिंदी में काम कर सकते हैं उनको हम कैसे देखें, तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्रावधान जोड़े इसमें कि जिनकी जो परीक्षा का माध्यम जिनका हिंदी में हो, मैट्रिक या उसके ऊपर वाली, तो वो हिंदी में प्रवीण माना जाता है और उसको हिंदी में कार्य करने के लिए आप अधिकृत कर सकते हैं। फिर नियम 10.1 में किसी कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान कब माना जाएगा, तो कार्य साधक ज्ञान उसने या तो मैट्रिक तक कोई परीक्षा दी हो, और या फिर जो केंद्र सरकार के द्वारा कुछ परीक्षाएं उन्होंने बना रखी है, प्राग, प्रवीण, इस तरह की परीक्षाएं हैं, तो वो उनको दे करके आप राजभाषा जो विभाग है भारत सरकार का, आप वहां से इस तरह की परीक्षाएं दे सकते हैं और अपने आप को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करता घोषित कर सकते हैं। फिर 10.4 का मैंने अभी आपको बताया कि 80% कर्मचारी जहां
कार्य साधक ज्ञान प्राप्त रखते हों वो राजपत्र में उसको अधिसूचित किया जाएगा, यानी गजट नोटिफिकेशन उस ऑफिस का निकाला जाएगा। फिर नियम 12, इसी में केंद्र सरकार के कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान। अब नियम 12 में उन्होंने प्रशासनिक प्रधान कौन होता है, जो किसी भी पत्र पे हस्ताक्षर करता हो, पत्र उसके द्वारा गया हुआ हो, उसमें उन्होंने प्रावधान किया कि वो उसका, जैसे आपके महाविद्यालय में जो अधिष्ठाता हैं वो कार्यालय के प्रधान हैं और प्रशासनिक प्रधान का दायित्व भी उन्हीं के पास है, तो उनका ये दायित्व हो जाता है कि वो राजभाषा के नियमों और अधिनियमों का पालन अपने वहाँ सुनिश्चित करवाएं और इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम करें। जैसा आप अभी हिंदी सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी में आता है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ये 18 जनवरी 68 को जो संकल्प पारित किया गया था, उसका एक छोटा सा और चीज है, मैं आपको बताऊं कि भारत को हिंदी बोलने के हिसाब से 3 भागों में विभाजित किया और 3 भागों में विभाजित किया। तो पहले क विभाग में वो राज्य रखे गए जिनकी राजभाषा हिंदी है। वो राज्य कौन से हैं? ये बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, और ये अपना 1-2 इसमें और जुड़ गया है, दमन द्वीप, इस तरह के जो हैं ये सारे के सारे क क्षेत्र में डाले गए। और फिर दूसरा क्षेत्र था ख। ख में कौन सा है? जो वो राज्य जो इन राज्यों के सटे हुए हैं, इन राज्यों के जिनकी सीमा लगती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ आदि राज्य जो हिंदी भाषी राज्यों के पास में है, उनकी सीमा लगती है, उन राज्यों की को उन्होंने ख क्षेत्र में डाला। और इनसे बचे हुए जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे ग क्षेत्र में आ गए, यानी जो राज्य क और ख में नहीं है वो सारे के सारे ग क्षेत्र में आ गए। और ग क्षेत्र वाले राज्यों में आपके जो आपका आसाम और उधर का जितने भी राज्य हैं वो जो 7 सिस्टर्स कहलाती हैं, और दक्षिण के राज्य, ये सब के सब ग क्षेत्र में डाले गए। तो इस तरह से वो वहाँ उन्होंने किया। और ये राजभाषा अधिनियम धारा 3(3) में जो भी आते हैं रेजुलेशन, उनके बारे में बता रखा है। इन पे सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर जो हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति है, ये उसका दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि 2 भाषाओं में ये जरूर जारी हो, द्विभाषी जारी हो। पहला आप अपनी भाषा नहीं है तो अंग्रेजी, और दूसरा हिंदी। ये द्विभाषी जो फार्मूला है हम उसको अपनाते हुए इसको यहाँ देते हैं। तो ये कुछ जो मुख्य प्रावधान थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखे। राजभाषा अधिनियम के जो दूसरे प्रावधान है वो मैंने बताया आपको कि ये जो संकल्प और ये बता रहे हैं, ये संकल्प है, सामान्य आदेश है, नियम है, अधिसूचनाएं हैं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें हैं, प्रेस विज्ञप्तियां हैं, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्टें हैं, संविदाएं हैं, करार हैं, लाइसेंस है, परमिट है, टेंडर नोटिस है, टेंडर फॉर्म है। ये सारे के सारे वो चीज हैं जो द्विभाषी जारी होंगे। ये राजभाषा अधिनियम उसमें 68 के ही संकल्प में ये चीजें डाल रखी थी। और राजभाषा अधिनियम की धारा 4 में 26 जनवरी 1975 के बाद एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया।
और ये संसदीय राजभाषा समिति इसके अलग अलग विभाग बांट रखे हैं। भारत में इसके 4 भागों में जाके किसी भी केंद्रीय सरकार के जो कार्यालय हैं ये इसका निरीक्षण राजभाषा समिति कर सकती है। और उसमें ये जितने भी सांसद हैं उनके सांसद आते हैं अपने हमारे यहाँ ऑफिसों में और वो उसका निरीक्षण करते हैं कि हिंदी का काम वहाँ कैसा चल रहा है। तो आपके यहाँ भी आ सकते हैं, या अभी आए होंगे या नहीं आए हैं तो आ सकते हैं। वो समिति का जो गठन है वो 1975 के बाद में 1975 के बाद में किया गया था और उसका इसमें 20 तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और 10 राज्यसभा के, यानी कुल मिला के 30 MP होते हैं इसमें, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 30 मेंबर पार्लियामेंट की एक समिति होती है और इसको इन्होंने 5 भागों में बांट दिया है। अलग अलग क्षेत्र में ये दौरे करते हैं और लगभग हर वर्ष कहीं ना कहीं ये जाते हैं। तो इस तरह से राजभाषा के जो नियम हैं, अधिनियम है, उनकी पालना प्रत्येक केंद्र सरकार के कार्यालय का दायित्व है। आपके यहाँ भी इस तरह से ये आरंभ किया गया है। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई और आज के दिन मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो ये अत्यधिक खुशी की बात है। मैं इसके लिए आपके कृषि महाविद्यालय के जो अधिष्ठाता हैं प्रोफेसर इंदिरा जी और राजभाषा अधिकारी डॉक्टर श्रवण हल्दर जी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जितने भी महानुभाव आज की इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वो सबके सब हिंदी प्रेमी हैं, वो बधाई के पात्र हैं और वो यहाँ से आज के इस कार्यक्रम से कुछ न कुछ सीख कर जाएं, ये मैं आशा करता हूँ। और मैं आयोजकों को मुझे ये अवसर देने के लिए मैं आप लोगों के सामने ये सब कुछ बता पाया, इसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और पुनः एक बार हिंदी दिवस के शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद पारिक जी, आपने बहुत ही अच्छा हिंदी के बारे में जो नियम है, इसको कहाँ कहाँ यूज होनी चाहिए, कौन कौन सा क्षेत्र है, कै खे गे जो अलग अलग एरिया है उसके बारे में बताया, कहाँ कहाँ यूज होनी चाहिए, सारी चीजें आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक लेखक कृष्ण स्वामी जी थे, इन्होंने लिखा था कि समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी लिपि ही हो सकती है। तो हिंदी का बहुत बड़ा उपयोग है और इसीलिए इस प्रोग्राम को हर साल अपन मनाए जाते हैं हिंदी दिवस के रूप में। और हम इस महाविद्यालय के अंदर, कृषि महाविद्यालय के अंदर 1 सप्ताह के लिए ये प्रोग्राम रख रहे हैं। अब मैं इस प्रोग्राम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर विभागाध्यक्ष प्रसार शिक्षा हिंदी व हिंदी अधिकारी प्रोफेसर अंगद प्रसाद जी से अनुरोध करता हूं कि वह धन्यवाद ज्ञापित करें। सुप्रभात। पसंद है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर इंदिरा सारंगथम तथा महाविद्यालय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर, हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री प्रेम प्रकाश पारीक जी, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी राजभाषा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान, हमारे सहयोगी डॉक्टर श्रवण मनभर हल्दर जी, राजभाषा अधिकारी कृषि महाविद्यालय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर, एवं भौतिक रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए एवं सुदूर या दूरवर्ती स्थानों पर इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी सहभागीगण,
एक बार आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस महाविद्यालय में विधिवत इस बार मेरे सहयोगी डॉक्टर श्रवण मनभर हलधर के कुशल नेतृत्व के कारण आज हम हिंदी दिवस का कार्यक्रम अपने श्रद्धेय अधिष्ठाता प्रोफेसर इंदिरा सारंगथम जी के आशीर्वाद से आयोजित कर रहे हैं। हम अपने मुख्य वक्ता आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पारीक जी का बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने हिंदी राजभाषा या राजभाषा अधिनियम के बारे में तमाम जानकारी हमारे सदस्यों को, हमारे श्रोताओं को दी है। इसके लिए ये हमारे पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। श्रीमान पारीक जी, जैसा आपने बताया, हमारा यह कृषि महाविद्यालय भाषाई आधार पर गौ क्षेत्र में आता है। गौ क्षेत्र में होने के नाते अभी जिस प्रगति से हिंदी का प्रचार प्रसार यहाँ होना चाहिए नहीं हो पाया है, फिर भी आशा ही जीवन है, इस उम्मीद के साथ हम कार्य कर रहे हैं। और मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आपके राष्ट्रीय स्तर के संस्थान केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर से जिस महारथी को आपने भेजा है, डॉक्टर श्रवण मनभर हलधर, उनके नेतृत्व में हमें उम्मीद है कि हम राजभाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान अवश्य देंगे। मैं आज के इस सभा के लिए अपने कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर इंदिरा सारंगथम जी को, अपने सभी आयोजकों, सभी विभागाध्यक्षों एवं सभी स्टाफ की तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें आशीर्वाद दिया, अपना सहयोग दिया। मैं अपने सभी सहभागी लोगों की तरफ से पारीक साहब आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपका यह आशीर्वाद हमारे ऊपर बना। आपने बहुत सारी बातें बताई। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी राजभाषा अधिनियम के बारे में आपने जानकारी दी, वो सारी जानकारी अपने स्लाइड जो आपने बनाया हुआ है वो हमें मेल कर देंगे, ताकि हम उसका प्रिंट लेकर के अपने इच्छुक लोगों में वितरित करके इस जानकारी का प्रचार प्रसार सभी हिंदी प्रेमियों के बीच में करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह आपका भाषण, यह आपका विचार हमारे निश्चित रूप से हिंदी के योगदान प्रचार प्रसार में, हिंदी को कृषि विज्ञान एवं उसके विभिन्न विभागों में प्रचार प्रसार के लिए एक औषधि के रूप में काम करेगा। और हम इसको अच्छी तरह से जो है अडॉप्ट करने, इसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे।
मैं अपने इस महाविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों, हमारे अध्यापक बंधुओं, हमारे स्टाफ, हमारे कुछ छात्रगण जो आज की सभा, आज के कार्यक्रम के साथ हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, वे सभी बधाई के पात्र हैं। उनका हमसे जुड़ना, आज के कार्यक्रम से जुड़ना, यह इंगित करता है कि उनके दिल में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम है, रुझान है, और उम्मीद करते हैं कि इस रुझान को, इस प्रेम को हम नई दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। अंत में मैं अपने आयोजकों में जो इस महाविद्यालय के राजभाषा अधिकारी हैं, डॉक्टर श्रवण मनोहर हलधर जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस महाविद्यालय में हमारे अध्यापकों, प्राध्यापकों के बीच में हिंदी को अधिक से अधिक प्रसारित करने के लिए प्रयास करेंगे, और जहां भी जरूरत होगी अपने सहयोगी एवं विद्वान साथी श्री प्रेम प्रकाश पारिक जी का सहयोग भी हासिल करते रहेंगे। इन सभी विचारों के साथ मैं 2 लाइन अपनी मातृभाषा के बारे में बोलना चाहूंगा। इस सबके मन की यह आशा है, सबके मन की यह आशा है, सुंदर सहज मधुर भाषा है, माँ की ममता प्यार पिता का, हिंदी सबकी अभिलाषा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी भविष्य में हमारे उत्थान की भाषा होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अंगद प्रसाद जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। अब मैं फिर अगेन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, इस कॉलेज के जितना भी स्टाफ है, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी का, कि हमने 16 और 18 2 तारीख को प्रोग्राम रखे हैं जिसके अंदर अवार्ड भी रखा गया है। उसके लिए 4-5 लोगों के नाम आ भी गए हैं, और सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी अपना नाम दें और उसमें भाग लेवें, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और पहला, दूसरा और तृतीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। धन्यवाद पारिक जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद जो इसमें जुड़े हैं। 80 से 90 लोग इसमें जुड़े हैं, बहुत ही अच्छा लगा आज। और ये इनकी अंगद प्रसाद जी की देन है, जो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, क्योंकि ये विश्वविद्यालय की तरफ से अधिकारी है पूरे इस कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के, और मैं इस कॉलेज का अधिकारी बनाया, इन्होंने बनवाया। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्ते। हाँ, नमस्कार सभी को। नमस्कार। धन्यवाद सभी को। ठीक है सर। ओके सर।